हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का आप लोग का चैप्टर 2 चल रहा है। तो जो इसमें हम लोग थ्योरी वाला पार्ट था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहे तो आपके पास है तो आप उसको मिला भी सकते हैं। ओरिजिनल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आज हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अगर थ्योरी पढ़ने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर थ्योरी वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ये आप लोग का कोई भी एग्जाम हो, खास करके सीटेट, यूपीटेट, एस्टेट यानी टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पता है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो अब आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने का कोई झंझट नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ थ्योरी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं, अगर आपके पास बुक है क्लास 8 का तो आप वहां पे देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट जो हम लोगों ने कल पढ़े हैं ये सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्योंकि आप लोग क्लास 6, 7, 8 की बुक 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बनाई गई है तो उसमें बहुत डिटेल से दिया गया है। आप पिछले कक्षा में पढ़े ना तो उतना तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको क्या पढ़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस लाइन को पढ़ना है। तो सारा इसमें इंक्लूड है। तो चलिए अब हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखिए और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है, यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि, तो चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिकाओं के भीतर ही जनन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन दिया है, तो आप लोग अब यहाँ से सही का ऑप्शन बताइए कि कौन ऐसा जीव है जो केवल परपोषी यानी जीवित के शरीर में यानी दूसरे के शरीर में जनन कर सकता है। जनन का मतलब कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल, यानी केवल ये दूसरे के शरीर में अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर सकता है। तो पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा और फंगी यानी फफूंद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जो आपका जीवाणु है, जीवाणु कहीं भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। यहाँ पे अमीबा है, अमीबा को तो किसी होस्ट शरीर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, फफूंद को भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका विषाणु हो जाएगा। और ये विषाणु क्यों हो जाएगा, आपको भी पता है कि विषाणु जब शरीर के बाहर रहता है तो वो निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर आ जाता है तो वो सजीव अवस्था में यानी सजीव के शरीर में आते ही वो सजीव हो जाता है और अपना जनन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका विषाणु हो जाएगा। विषाणु को कहा गया है कि विषाणु ये सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो आपको ऐसे रोग के बारे में बताना है जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता हो। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि बताइए कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है। ए डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें रोग है जो विषाणु के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा, उसके बाद पेचिस, हैजा। तो हैजा आप लोग को बैक्टीरिया के कारण होता है, पेचिस आप लोग को प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ऐसी बीमारी है जो कि विषाणु के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं। यानी पूछा गया है किन औषधियों से मर जाते हैं। यानी यहाँ पे देख पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल इन किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड। तो यहाँ पे बताइए कौन ऐसा जीव है जिसपे जो दवा दी जाती है, एंटीबायोटिक दिया जाता है तो उसका या तो ग्रोथ रुक जाएगा या तो वो शरीर के अंदर ही मर जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे दर्दनाशक औषधियां यानी पेन किलर, प्रतिरक्षी औषधियां एंटीबायोटिक्स, उसके बाद प्रतिजैविक औषधियां एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रतिजैविक। और पहला जो प्रतिजैविक बनाया गया था वो कौन सा था, पेनिसिलियम था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाइकेन के भीतर
लाइकेन कवक से प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन का कलर बैंगनी कलर का होता है। लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है, जिससे हम एसिड और बेस का भी पता करते हैं। जैसे कि आप लोग का इसका एक ट्रिक होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो, जैसे कि अम्ल है तो इसका ट्रिक होता है अनिल। यहाँ पे अनिल का मतलब अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल कर देगा। और क्षार के लिए है छलन। ये सारे पॉइंट अगर आप नोट्स करते हुए चलते हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगले चैप्टर का भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है कि हाँ कौन कौन सा है या कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जो लाइकेन होता है छलन, तो क्षार होगा, जो क्षार होगा छलन में लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो वो लाइकेन से ही प्राप्त होता है। तो ये पूछा गया है, लाइकेन के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन से है। सहजीवी का मतलब कि दोनों को फायदा हो, ना तो एक को घाटा हो ना तो एक, दोनों को फायदा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि बताइए कौन सा है। तो यानी द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन द सिम्बायोटिक, यानी यहाँ पे बताइए कि किसके अंदर सिम्बायोटिक सेशन देखा जाता है। तो फफूंद और प्रोटोजोआ, फंगी एंड प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु, एल्गी एंड बैक्टीरिया, जीवाणु और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, शैवाल और फफूंद, एल्गी और फंगी। तो ये किसके बीच का कड़ी है? तो ये कवक और शैवाल का है। शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, तो शैवाल खुद से भोजन बनाता है, लेकिन फफूंद के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये भोजन नहीं बना सकता है। तो जो फफूंद होती है शैवाल से भोजन लेती है, लेकिन शैवाल को रहने के लिए जगह देती है। तो दोनों के बीच में कैसा है? सिम्बायोटिक देखा जाता है। यहाँ पे एसोसिएशन इन लाइकेन आर तो आपको बताना है, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए, यहाँ पे द गैस रिलेट ड्यूरिंग द, यहाँ पे बताया गया है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड्स, यानी आप जब ब्रेड्स को बनाते हैं तो उस टाइम कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो उस टाइम आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब रोटी फूली होती है, जब फूलती है तो उसमें कौन सा गैस भर जाता है? तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भर जाता है। जो कुरकुरा होता है आप लोग खाते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो कि उसको, जो खाने वाला उसमें पदार्थ रखा है उसको खराब होने से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। तो उत्पन्न होगा प्रोटोजोआ, लेकिन फैलेगा कीट, मतलब मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा फैल सकता है। तो द डिजीज कॉल्ड बाय ए प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट बाय ए इंसेक्ट, यानी इसका स्प्रेड, इनको जो फैलाने वाला जीव होगा एक कीट होगा। तो डेंगू है, मलेरिया है, पोलियो है, खासरा है। तो यहाँ पे बताइए कौन है जो प्रोटोजोआ के कारण होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेंगू भी एडीज मच्छर फैलाता है, मलेरिया भी एनाफिलीज मच्छर फैलाता है, पोलियो और खसरा। तो यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो जो डेंगू होता है ये प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं होता है, तो सही ऑप्शन आपका मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहेली ने अपने बगीचे में दो गड्ढे ए और बी खोदी। उसने खेती, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, खेती से कुछ बचे कुचे अंशों के पॉलीथीन की थैली में भरकर एक गड्ढे में डाल दिया। उसने उन्हीं चीजों को पॉलीथीन की थैली में भरे बगैर भी गड्ढे में डाल दिया। बाद में उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया और 1 महीने के बाद उसने क्या देखा? यहाँ पे कहा गया है कि पहेली ने 2 डब्बा लिया और जितने भी कचड़े थे इसको एक डिब्बे में रखा और एक को उसी तरह से बिना डिब्बे के ही रखा और दोनों को ढक दिया। 1 महीने बाद जब वो देखेगी तो कौन ज्यादा सड़ा होगा? तो जो डिब्बे में होगा वो तो सड़ा नहीं होगा उतना, लेकिन जो बगैर डिब्बे का होगा वो सड़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया है कि एक गड्ढे की अपेक्षा, यानी बी गड्ढे की अपेक्षा एक गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थ जल्दी अपघटित हो जाएगा। एक गड्ढे की तुलना में, यानी ए में तो वो पैक की है डिब्बे में, तो वो तो बहुत देर से सड़ेगा। तो वही कहा गया है कि एक गड्ढे की तुलना में अपशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो जाएगा। वेस्ट इन फीट बी डिग्री, यानी यहाँ पे जो बी का है वो जल्दी सड़ जाएगा, ए का है जल्दी नहीं सड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि हैजा के द्वारा होता है, यानी हैजा किसके द्वारा होता है? तो जल के, शुद्ध भोजन के, या खराब दूषित जल के, या ए और बी और सी दोनों? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो चीनी के, अल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। ये देखिए सारा आप लोग का एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है। अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर है, एडीज इजिप्ट मच्छर है, घरेलू मक्खी है, बालू मक्खी है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। जो इजिप्ट होता है ये डेंगू को फैलाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है, यानी संचरणीय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है? तो उष्णता, पसीना, ईस्ट कोशिका की वृद्धि, माठने के कारण। तो जो ईस्ट होती है, सारे कवक बहुकोशिकीय होते हैं, पर ईस्ट जो होता है ये एक कोशिकीय होता है। जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो उसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ईस्ट आटे को पूरा फुला देता है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन संक्रमण। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका किण्वन हो जाएगा। तो आज की क्लास ये जो आप लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप लोग एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाके वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये टोटल ओरिजिनल है। और आप लोग अगर इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप सीटेट में अगर पेपर सेकेंड है तो बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप पढ़ के आना चाहते हैं तो पढ़ के भी आ सकते हैं, नहीं तो अगर आप जब मैं पढ़ाती हूँ तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पेपर के टाइम आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। आपके पास आपका नोट्स ही बहुत सहायक होगा। अब अगर आपको बुक पढ़ना है तो एक बार बुक पढ़ेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा जितना भी जहाँ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन सकता है वो दिया गया है। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए अगला चैप्टर हम लोग का है यहाँ पे कोयला एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, देखिए आपको ये सारा जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा वो सारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोक है, कोलतार है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए पेट्रोलियम है। उसके बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर दिया है। तो इन सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं जेएलवी एकेडमी के जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करके तो बताया कीजिए कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है।